हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएनए की संरचना के बारे में। वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में ज़बरदस्त कंटेंट के साथ देखते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदरवाइज अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें कोई आपसे हमारा जो है दुश्मनी नहीं है कि आपको हम अच्छा ना पढ़ाएं। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको ज़बरदस्त कंटेंट दें। हमारा चैनल आपको ज़बरदस्त कंटेंट दे ताकि जब आप एक ऑथेंटिक जानकारी पाएंगे तभी ऑथेंटिक चीज़ों को जान करके आप क्या करेंगे, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको टॉपर बनाना, और ये तभी संभव है जब आप स्वयं मेहनत करेंगे। हम कंटेंट दे सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेहनत तो आपको ही करना है। अब कहीं ना कहीं आपसे अधिक मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी तो मेहनत करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई टेबलेट है इसका, उसके बाद एक टेबलेट दे दिया जाए और आप क्या है कि उसको खा लिए वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ऐसा कोई टेबलेट नहीं बना है। अगर ऐसा कुछ बना होता तो अब तक सभी लोग वैज्ञानिक, इंजीनियर, यही सब होते हैं। ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन क्लास के बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट था कि सर डीएनए के बारे में वीडियो बनाइए, डीएनए के प्रकार के बारे में वीडियो बनाइए, डीएनए की संरचना और जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, ये यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। इसलिए हमने क्या किया कि जैसे ही बच्चों का रिक्वेस्ट आया तत्काल हमने इस पर काम करना शुरू किया और आपको एक अपने हैंड रिटन नोट के ऑथेंटिक सोल्यूशन के साथ आप लोग के समझ में प्रस्तुत हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में डीएनए की संरचना क्या है और डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया है एक क्या है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी और इसके जो मुख्य बिंदु हैं ये भी जानेंगे। इसके पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। कहने का मतलब फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आपको निरंतर लगे रहना है। जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से संपन्न ना हो जाए तब तक आप तैयारी में जुटे रहे। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ किया उसको भूल जाइए, लेकिन अब यही बहुत सही समय आप लोग के पास जो है इसका उपयोग कर लीजिए, तब भी आप 95% हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डीएनए की संरचना क्या है। डीएनए जीवों के शरीर में मिलने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। जो डीएनए है ये क्या है, जीवधारियों के शरीर में मिलने वाला। अभी आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने बताया है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये कोशिकाओं में मिलता है, ये क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक में मिलता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ये चीज़ें बताया गया, तो वही चीज़ यहाँ है। और फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर क्या है 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो डाल दिए हैं, उसका हम एक एक करके सलूशन भी उपलब्ध करा रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप 95% रिजल्ट ला सकें। यही नहीं बल्कि फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, फिजिक्स का भी तथा केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया है अपने इस चैनल पर। केमिस्ट्री का भी बाकी है, केमिस्ट्री का आज हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको बोर्ड से संबंधित जानकारियां तथा ये जो है, जब तक परीक्षा नहीं हो रहा है तब तक हम आप लोगों को उम्मीद रखिए कि 50 क्वेश्चन का सलूशन भी उपलब्ध करा देंगे। इसलिए उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं अब
डीएनए जीवों के शरीर में मिलने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं संचारित करता है। जो डीएनए है यह आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या काम करता है? आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करने का भी काम करता है। कौन? डीएनए करता है। आगे है डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम लोग तो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है 10⁻6 से 10⁻9 डाल्टन है। ये है इतने, लगभग इतने के होता है। ये चीजें हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए अथवा आर वाटसन एंड क्रिक मॉडल। परीक्षा में आपको चाहे डबल हेलिक्स मॉडल पूछ लिया जाए चाहे वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछ लिया जाए, दोनों का क्या है? सॉल्यूशन यही रहेगा। आप जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें आंसर यही लिखेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, 1953 में जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक, ये जो है वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? ने डीएनए की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डीएनए का एक सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा मॉडल प्रस्तुत किया। कहने का मतलब जो वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वर्ष 1953 ईस्वी में क्या किया? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पर काम करना शुरू किया। और इसी कार्य के लिए वर्ष 1962 ईस्वी में जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक को क्या किया गया? नोबेल प्राइज से नवाजा गया, अर्थात नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने ये बताया कि डीएनए एक सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा मॉडल है या प्रस्तुत किया। इसमें विकिलन्स क्या है? विकिल्सन के द्वारा ज्ञात जानकारियों को भी शामिल किया गया। क्या है? ये भी एक वैज्ञानिक हैं विकिल्स, ये जो है इनका भी कुछ योगदान रहा। उनके जानकारी को भी इन लोगों ने माना और उसको शामिल करते उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया? अपने मॉडल पर कुछ मुख्य बिंदु बताएं। पहला बिंदु है इनका, डीएनए अणु दो सर्पिलाकार हेलिक्स का बना होता है। हेलिक्स मतलब यहाँ कुंडलन का। तो क्या है? डीएनए अणु दो सर्पिलाकार हेलिक्स का बना होता है। आगे है दूसरा पॉइंट, डीएनए हेलिक्स एक दूसरे के विपरीत, डीएनए हेलिक्स एक दूसरे के विपरीत सर्पिलाकार लिपटे रहते हैं एवं सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लिपटे रहते हैं। तो अभी हम फिगर में बताएंगे कि एक बीच में क्या होता है? डीएनए में सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और इसके चारों तरफ क्या है? ये दोनों स्टैंड होते हैं, दोनों हेलिक्स, वो हेलिक्स का निर्माण करते हैं, दोनों स्टैंड लिपटे रहते हैं। हाँ, ये चीजें हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट है डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। पिछली वीडियो में हमने ये बताया कि जो बी डीएनए है उसी पर डब्ल्यू वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? अपना प्रयोग किया था या मॉडल प्रस्तुत किया था। इसलिए यहाँ उसमें ये भी बताया गया कि डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है और लेंथ जो है एक हेलिक्स की कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच का, उनके मध्य का जो 2 स्टेप्स के मध्य का दूरी होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। आप लोग को पता है कि अगर एक हेलिक्स में की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और उसमें क्या पाए गए? 10 नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन बेस के दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितना होगा? 3.4 ही होगा। अगर 10 को हम 34 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो है कुंडलीय संरचना का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। हमने ये भी बताया कि डीएनए का जो एक कुंडलन होता है उसका लंबाई कितना है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट हैं और बहुत मुख्य पॉइंट हैं, इसलिए आप लोग
हमने क्या किया आप लोगों के लिए, इसको पॉइंट वाइज। अगर इसी को हम थ्योरी में, यही देखिए, अगर हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएं या डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जो लोग पढ़ाते हैं, आपको इतना ही सोल्यूशन देने के लिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताने के लिए 2.5 से 3 घंटा समय ले लेते हैं। चाहे आप किसी भी बहुत बड़े बड़े चैनल का देख लीजिए वीडियो, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। सोल्यूशन आपको कितना मिलेगा, आपको जितना मुख्य बिंदु हम दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कम ही पॉइंट मिलता है। ये चीज़ें हैं। तो ये मत सोचिए कि फ्रेंड्स ये हैंड रिटन नोट है तो कहीं ना कहीं अथेंटिक नहीं है, या ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हैंड रिटन नोट अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है। आगे देखते हैं, डीएनए अणु की लंबाई में परस्पर 2 स्टेप्स के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि डीएनए अणु की लंबाई के जो परस्पर 2 स्टेप होते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की, यहाँ ये देखें डिस्टेंस कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है। अगला पॉइंट है, डीएनए के दोनों हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है ये भी देखिए। अब पिछली वीडियो में हमने ये बोला था कि आप लोग को हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताते हैं। अभी इसी में आप लोग को आगे हम बता दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये चीज़ें हैं। तो डीएनए के दोनों हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। आगे है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। जो डीएनए का स्टैंड है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। और जब 2 से अधिक होता है तो हम लोग विज्ञान की भाषा में या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, पॉली बोलते हैं। बहुत जो हो गया तो उसको पॉली बोला जाएगा। ये चीज़ है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। कहने का मतलब, अगर एक स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में चल रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में चल रहा है, तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में चलेगा। ये चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है, डीएनए 3 मोनोमर्स यानी कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ये 3 मोनोमर से बना है। जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 मोनोमर से बना है तो हमारा डीएनए भी 3 मोनोमर से बना रहेगा। क्या है, एनबी का मतलब यहाँ होता है नाइट्रोजन बेस, ये है। प्लस शुगर अर्थात शर्करा। आगे है फास्फोरिक एसिड, यानी कि जो डीएनए का स्टैंड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, वो किससे बना है, नाइट्रोजन बेस, शुगर फास्फेट और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अभी हम फिगर के माध्यम से आप लोग को जितना भी पॉइंट लिखे हैं इन्हीं सभी पॉइंट को हम वहाँ पुनः फिगर के माध्यम से भी बता देते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। देखते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। जो दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे के पूरक होती हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे अगर एक स्टैंड पर एडेनिन है तो उसका विपरीत क्षारीय कौन होगा, उसके सम्मुख सामने उपस्थित दूसरे स्टैंड पे क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा। एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, वो भी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी हम बताते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या जो यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस जो हैं, ये किससे बने होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन से बने होते हैं। तो प्यूरिन्स क्या है, एडेनिन और थायमिन होता है। ये अभी आगे इसके बारे में हम बताते हैं पुनः। देखते हैं नया पॉइंट, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के पूरक होती हैं। अगला पॉइंट है, एडेनिन व थायमिन, ए व टी का मतलब एडेनिन व थायमिन, एवं सी व जी अर्थात साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये देखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है, एग्जामिनर यही वाइवा में पूछ सकते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आप फटाक से जवाब देंगे क्या, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये पूछ लिया जाए कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसके नियम के अनुसार ऐसा है, तो आप क्या बताएंगे, इरविन चारगाफ के नियम के अनुसार। एक वीडियो पर हम बना देंगे, हम वो क्या है, चारगाफ का नियम, इरविन चारगाफ, उस पर बना देंगे। देखते हैं फ्रेंड्स अब इसके फिगर के बारे में। अभी तक हमने इसमें जो भी अथेंटिक पॉइंट था, जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था, मुख्य बिंदु था, उतना हमने इसमें देख लिया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, इसका फिगर देखना।
और वो भी फिगर आपको ज़बरदस्त फिगर दिखाने जा रहे हैं हम। इसके पहले एक मोटिवेशनल लाइन और रहेगा, तू अपनी पहचान अलग बना, तू अपनी पहचान अलग बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। कहा जाता है तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ही। ये चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें हैं, अबे सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी, और तेरी खुद से मुलाकात होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कैसा फिगर हमने बनाया है। ये जो फिगर है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है, ना कि किसी और के द्वारा। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ आप लोग को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड यहीं हम क्लियर करा देते हैं। देखिए ये जो है, ये आप लोग क्या कहेंगे, इसको पंचभुज। ऐसा अगर कहीं फिगर है तो इसको पंचभुज कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट कार्बन लगा है, फर्स्ट कार्बन के सामने यहाँ नाइट्रोजन बेस एडेनिन लगा है, थायमिन लगा हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, ये है। लेकिन अगर सेकेंड कार्बन जो यहाँ है, यहाँ हमने हाइड्रोजन लगाया है, और इसी के साथ अगर यहाँ ओ लगा दिया जाए, ओ लगा दिया जाए, OH हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेकिन जब केवल हाइड्रोजन रहेगा तब क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है आप लोग को यहाँ पता चल गया। न्यूक्लियोटाइड वे होते हैं जो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर फास्फेट, या ये कहिए नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4। ये चीज़ें हैं। तो इससे अगर कोई चीज़ बना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। ये है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पहले इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम बता देते हैं DNA निम्न से मिलकर बना है। DNA किससे मिलकर बना है, शर्करा से, शुगर हो गया, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फोरिक अम्ल, इन्हीं तीनों से मिलकर के क्या बना है, DNA बना है। या ये कहिए ये जो DNA की बैकबोन होती है, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड किससे बना है, नाइट्रोजन बेस और शुगर तथा फास्फोरिक अम्ल से बना है। तो इसी को हम लोग, अब देखिए कई लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, इसलिए एक चेन का निर्माण होता है, जिस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसलिए वहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द आया था। अब देखते हैं हम लोग, शर्करा तो है ही, सभी लोग समझ रहे हैं। नाइट्रोजनी क्षार क्या है, नाइट्रोजनी क्षार में देखिए दो प्रकार के यहाँ होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। DNA में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन्स क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स क्या है, थायमिन और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन्स होते हैं। अब देखिए यहीं अगर हम DNA और RNA में अंतर स्पष्ट करें तो क्या है, DNA में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है, जबकि RNA में भी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है। अंतर क्या है, जो पिरिमिडिन्स होते हैं ये DNA और RNA में भिन्न होते हैं। DNA में जो पिरिमिडिन्स मिलता है वो थायमिन मिलता है, जबकि RNA में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। ये 1D एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप लोग के भी एग्जाम में 1 नंबर में टिक लगाने वाले में पूछा जाता है, MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इतना आप लोग प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में अंतर समझ गए। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स है, जबकि पिरिमिडिन्स थायमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है DNA का डबल, एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा स्टैंड ये हो गया। दोनों स्टैंड क्या है, सर्पिलाकार कुंडलित हैं, एक दूसरे के विपरीत लिपटे हुए हैं। और देखिए ये बीच में, अभी आप लोगों से हमने बताया था एक एक्सिस है, तो ये बीच में एक लाइन जो खींचा गया है ग्रीन कलर का, ग्रीन स्केच से, ये क्या है, एक्सिस है। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो DNA का व्यास है वो कितना है, आप व्यास कहिए, मोटाई कहिए या बीच का गैप कहिए, वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये किस DNA का मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, लेकिन किस DNA का, B-DNA का ये है। ये एक्सिस हो गया, इसके बीच का जो व्यास कितना होता है,
20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब ये यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कुंडलन है और इस कुंडलन में कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं BDNA में, आप लोगों को हमने बताया है। अभी वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो 10 नाइट्रोजन बेस पाए गए एक कुंडलन में, और एक कुंडलन का लंबाई अभी हमने बताया कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ इसको ये मत समझिएगा, ये क्या है, 4 है, 34 है, यहाँ एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है, ये चीज़ें हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम क्या है, एक कुंडलन का लंबाई है। अब एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन बेस पाए गए, तो हम क्या करेंगे, 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ 2 स्टेप, यानी कि एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन और थायमिन वाला ये हो गया यहाँ से, और फिर दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस थायमिन और एडेनिन, ये दोनों स्टैंड के बीच में बंधे हुए हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन और थायमिन के बीच में यहाँ देखिए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या है, 1 2 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ हमको ये बताना है कि ये जो है थायमिन और एडेनिन, यहाँ ये जोड़ा एडेनिन और थायमिन का, और थायमिन और एडेनिन के जोड़े के बीच के, ये इनके बीच का जो गैप हो कितना निकलेगा। अगर हम 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमने बताया, ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल का स्पेशल फीचर है। अब यही थोड़ा सा हम इस पर बहुत झटके में क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन बेस जो भी जुड़ा है, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा, कैसे जुटा, ये अभी हम साइड वाला जो ये फिगर है इस पर हम पहुंचेंगे तो बता देंगे। यहाँ चारगाफ का नियम, वैसे हम एक वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे चारगाफ के नियम पर डिटेल में, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं कुछ। ऐसे देखिए, फिर क्या है, एडेनिन थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटा, जबकि थायमिन एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटा। तो ये रहा फ्रेंड्स। अब यहाँ हमने ये भी बताया है कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एडेनिन का पूरक कौन है, थायमिन है, थायमिन का पूरक एडेनिन है, ग्वानिन का पूरक साइटोसिन है, जबकि साइटोसिन का पूरक ग्वानिन है। और ये बताया गया कि जो दो स्टैंड होते हैं, ये दो सूत्रीय संरचना होती है, तो दो सूत्रीय में एक स्टैंड अगर 5 प्राइम से चल रहा है तो दूसरा उसके प्रतिसामांतर होगा। तो प्रतिसामांतर मतलब यहाँ देखिए रेड स्केच से जो हमने ये लाइन बनाया है, ये 5 प्राइम से चला। अब आगे दिखा रहे हैं आप लोग को हम, यहाँ देखिए ये है 3 प्राइम पर एंड हुआ, 3 प्राइम पर एंड हुआ, और दूसरा यहाँ दिखा रहे हैं 5 प्राइम, ये जो ब्लैक से है ये 5 प्राइम पे एंड हुआ है। तो 5 प्राइम पर एंड हुआ है, श्योर है किससे स्टार्ट होगा, 3 प्राइम से स्टार्ट होगा। अब दिखाते हैं आप लोग को हम 3 प्राइम कहाँ है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख पा रहे हैं फिगर, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये है 3 प्राइम, तो 3 प्राइम वाला जाकर के 5 प्राइम पे एंड होगा। ये रहा फ्रेंड्स डबल हेलिक्स मॉडल, किसका, डीएनए का। किस डीएनए का, BDNA का। किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एंड क्रिक ने। किस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, तो इसी मॉडल को बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इतना उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और ये वीडियो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स अब ज़्यादा देर न करते हुए थोड़ा सा इसमें और कंटेंट हमारा बाकी है, इसके बारे में भी बता देते हैं। और उम्मीद है अगर एक बार ये वीडियो हमारा आप लोग देख लिए तो जीवन में कभी भी वाटसन एंड क्रिक मॉडल नहीं भूलने वाला है। अब यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम, एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। आप लोग देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। और दिखाते हैं आप लोग को हम, देखिए ये हमने सीधा बनाया, इसका विपरीत है। जब यहाँ 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ 3 प्राइम पे एंड हुआ, अब यहाँ 3 प्राइम से है, तो श्योर है कि इसका विपरीत बनेगा। और यहाँ जो ये P देख रहे हैं, इसको हम लोग फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र EH3PO4 होता है। हाँ ये है।
और बीच में देखिए ये जो रेड पेन से हमने बनाया ये बॉक्स में, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये है। अगला है यहाँ इसमें थाइमिन एडेनिन। अब एडेनिन थाइमिन से जुटेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ। और ये जो पी है ये फास्फोरस है, ये देखिए जो 5 पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, या ये कहिए कि पंचभुजीय जो संरचना है इससे जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये चीज़ें हैं और इसी बॉन्ड के द्वारा फास्फोरिक अम्ल जुड़ा रहता है। हाँ, ये रहा आपका नाइट्रोजन बेस, ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। यहाँ बीच में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर सेम पोजीशन है उसका विपरीत है, इसलिए यहाँ भी इसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये फास्फोरिक अम्ल है, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ये आपका पंचभुजीय संरचना हो गया। और इसमें देख पा रहे हैं यहाँ से जो जुटा है इसको थाइमिन, यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ ये। अब हम बताते हैं यही इरविन चारगाफ के नियम को। इरविन चारगाफ साहब ने क्या बताया, जब वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक मॉडल दे रहे थे तो इन्होंने क्या बताया, इरविन चारगाफ ने, इन्होंने ये बताया कि हमेशा इन्होंने 4 ही पॉइंट बोला। पहला पॉइंट बहुत केयरफुली तरीके से आप लोग सुनिएगा। अगर मान लीजिए वीडियो का स्पीड तेज लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके सुनिएगा, लेकिन जरूर सुनिए। एक बार ना समझ में आए इसको 2 बार 3 बार 4 बार में समझिए। इन्होंने ये बताया ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, यानी कि हमेशा एडेनिन की सांद्रण शक्ति बराबर होती है किसके, थाइमिन के। और ये जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इन्होंने ये बताया कि हमेशा ग्वानिन की सांद्रण शक्ति साइटोसिन के बराबर होती है और वहाँ ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। जबकि नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोला ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू क्या है, ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन इज इक्वल टू एडेनिन, यानी कि हमेशा एडेनिन थाइमिन की सांद्रण शक्ति किसके बराबर होगी, एडेनिन के। और एडेनिन या थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोला ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू, ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू क्या है, ग्वानिन। आगे हम लोग देखते हैं ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। ये 4 लाइन इन्होंने बोला और क्या है, इसी नियम को हम लोग इरविन चारगाफ के नियम से जानते हैं। ये चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे द्वारा ही बाय जीएसपी एकेडमी, इसी चैनल के द्वारा ये आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराया गया। और क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, इसी को डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जो लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़, या नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है जैसे भी हम नया वीडियो अपलोड करूं तत्काल जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।